नमस्कार, हिमाचल खबरनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। नगर निगम चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया सोलन में जमकर प्रचार। नाहन मेडिकल कॉलेज का नया कारनामा आया सामने, कोरोना रिपोर्ट्स में गड़बड़ी के लगे आरोप। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर लोगों से एहतियात बरतने की अपील। हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे आयुर्वेद मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन लाल का चंबा स्थित पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस सिलसिले में शनिवार को सोलन प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम सोलन के सभी 17 वार्डों में जनसभा को संबोधित किया और सोलन वासियों से भाजपा प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राठौर मुझे विवश नहीं कर सकते कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जहां जाना होगा वो वहां जा सकते हैं। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के कई वार्डों में जाकर जनसभाओं को संबोधित किया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 4 में भाजपा प्रत्याशी स्वाति के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कई तीखे प्रहार किए और वार्ड नंबर 4 की जनता से अपील की कि वह नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत कर सोलन में महापौर और उप महापौर भाजपा के बिठाएं। जनसभा के उपरांत मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राठौर मुझे बाध्य नहीं कर सकते कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जहां जाना होगा वह वहां जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस द्वारा लगातार नगर निगम चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र पर उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि हिमाचल में सोलन नगर निगम पहली बार बनी है। सोलन बहुत बड़ा शहर है। जहां सोलन विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है तो वहीं जनसंख्या भी सोलन में लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सोलन का प्लान बी में विकास किया जाए, इसके लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी करके सभी कामों का रोड मैप तैयार किया है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने वार्ड नंबर 17, 3, 8, 5, 9, 10, 11, 7, 12, 1 सहित 16 वार्ड में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील स्थानीय जनता से की। देखिए, वो हमको इस चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ नहीं जाना है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पार्टी ये चुनाव हो रहा है। जहाँ पार्टी कहेगी मैं वहाँ जाऊँगा। ये मेरा दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन मैं कर रहा हूँ। वो अपनी पार्टी चलाए, जहां हमको अपनी पार्टी चलानी है हम उसको बहुत बेहतर ढंग से चलाएं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कॉर्पोरेशन पहली बार बनी है। पहली बार कुछ एक बातें हमने यहाँ पर विजन डॉक्यूमेंट के साथ कही। हमारा उसमें सिर्फ कहने का अभिप्राय ये है कि सोलन बहुत बड़ा शहर है और बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। ऐसी सूरत में यहाँ कॉर्पोरेशन की आवश्यकता थी कि एक प्लान्ड वे में यहाँ पर डेवलपमेंट का आने वाले समय में काम हो और उस तरह से हमने जो है यहाँ की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ हमने कॉर्पोरेशन बना करके दी है। और अब हम सोलन के निवासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि वो हमको उसको सहयोग दें। साथ चलने वाली कॉर्पोरेशन हो तो हम यहाँ विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने में काम।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे आयुर्वेद मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहनलाल का शुक्रवार को देहांत हो गया था। वह काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। वहीं शनिवार को उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सरोल में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और भटियात व चंबा विधानसभा के विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोहनलाल एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नेता थे, जो गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के प्रति सदा समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश और विशेषकर जिला चंबा के विकास में उनके योगदान को सदा याद रखा जाएगा। वहीं इस अपूर्णीय क्षति के लिए उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आदरणीय मोहनलाल जी के बाद जो विरासत संभाली है वो मैंने ही संभाली है। राजनगर हुआ, कप्पा गाँव पर चुनाव हुआ और आज जो भी हैं हम उनकी वजह से हैं और कंस्टिट्यूंसी को बचाया, पार्टी को बचाया। भारतीय जनता पार्टी का ध्वज जो है वो आज जिस तरह से खड़ा है वो आदरणीय मोहनलाल जी की वजह से है। चंबा में ये 3-4 ही बड़े लीडर हुए हैं, आदरणीय मोहनलाल जी, किशोरलाल जी, पंडित तुलसीराम जी। तो इन सब लोगों ने के मार्गदर्शन में हम लोग चले थे। दुर्भाग्यवश इस बार हमने पंडित तुलसीराम जी को भी खोया और आज हमने आदरणीय मोहनलाल। कल जैसे ही हमारे आदरणीय मोहनलाल जी के देहांत का समाचार मिला, पूरा चंबा जो है शोक की लहर में डूब गया। हालांकि कल मैं धर्मशाला में था और जैसे वहाँ इसके दुख समाचार मिला तो हम फ़ौरन वहाँ से चंबा के लिए रवाना हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही निर्देश थे कि सारे जितने भी विधायक हैं वो सारे चंबा पहुँचे। आदरणीय मोहनलाल जी ने 6 बार इलेक्शन लड़ी और 4 बार जीते, 2 बार हारे। ये बालू में जो आप देख रहे हैं ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ये इनकी देन है। ये पूरे ईमानदारी से इन्होंने काम किया और जितना ही हमारा भाजपा परिवार है ये सारे दुखी घड़ी इनके परिवार के साथ है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति। पूर्व में रहे राज्य मंत्री आदरणीय मोहनलाल जी मात्र चुनाव के विधायक नहीं थे, वो पूरे प्रदेश के एक नेता थे और चंबा जिला गए। स्वर्गीय श्री किशोरलाल जी, मोहनलाल जी, तुलसीराम जी, ये भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी थी। और ये हुई किशोरलाल जी का देहांत हुआ तो हमें उम्मीदें थी कि मोहनलाल जी हैं, तुलसीराम जी हैं। इससे पहले तुलसीराम जी का देहांत हुआ तो हमें ये पूरी एक आशा रहती थी कि कोई भी विपत्ति अगर हमारे ऊपर आएगी तो हम मोहनलाल जी से समय समय पर सलाह लिया करते थे। संगठन में मैंने बहुत वर्ष इनके साथ काम किया है और जो संगठन की जानकारी इनको थी और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की क्षमता इनमें थी, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से एक नुकसान तो हुआ है। जब भी हमने उनसे कोई डिस्कशन की, चर्चा की तो चंबा जिला की बहुत चिंता करते थे। जब वो मंत्री थे तब भी मेरा मिलना जुलना अक्सर उनसे रहता था। बहुत ही सरल स्वभाव के थे, लोगों से मिलना जुलना उनका काफ़ी रहता था। और अब एक विकास की दृष्टि जो उनकी थी, वो जो अब कमी इसकी हुई है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व आयुर्वेदिक राज्य मंत्री रहे श्री बाबू श्री मोहनलाल जी का अंतिम परिणय आज यहाँ पे किया गया राजकीय सम्मान के साथ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत की आत्मा को शांति मिले एवं परिवार के साथ हम हमारी तरफ से सहानुभूति व्यक्त करते हैं एवं कोशिश करेंगे कि उन्हें जो भी सहायता या किसी प्रकार की कठिन समय में जो भी उनकी मदद हो सके, कुछ आवश्यकता हमसे हो तो वो हमें प्रदान करेंगे। मैं अंत में पुनः एक बार दिवंगत की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी प्रदेशवासियों से जरूरी एहतियात बरतने की
अपील की है। शिमला में पत्रकारों से मुखातिब सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समय समय पर अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं और हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी शिक्षण संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार और बंदिशें भी लगा सकती है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हिमाचल में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जिन कक्षाओं की परीक्षाएं चल रही हैं वे चलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति का लगातार जायजा ले रही है। कैबिनेट की बैठक में कोविड की स्थिति को रिव्यू किया जाएगा और बंदिशें लगाने पर विचार किया जाएगा। पर्यटकों के प्रदेश में एंट्री पर कोविड रिपोर्ट साथ लाने व बंदिश लगाने के सवाल के जवाब में सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना से बचना भी आवश्यक है और अर्थव्यवस्था को चलाना भी आवश्यक है। प्रदेश में होने वाले मेलों जिनमें बाहर से श्रद्धालु आते थे उन्हें रोका गया है। ऐसे में स्थिति को देखते हुए जो भी आवश्यक होगा सभी आवश्यक कदम सरकार उठा रही है। कोरोना का एक नया स्पाइक जो है वो देश के बहुत बड़े हिस्से में जो है वो बढ़ रहा है। विशेष रूप से हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में जो है वो काफ़ी गति से बढ़ा है और जिसका परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में भी नए सिरे से कोरोना के केसेस जो हैं वो आ रहे हैं। खास करके जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे उनमें ये ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले मंत्रिमंडल की बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए थे और अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो है डेली बेसिस पर जो है सिचुएशन को रिव्यू करते हैं इसमें और इसकी बढ़ती हुई जो है वो संख्या को देखते हुए जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इत्यादि हैं जिनको खोलने का निर्णय लिया गया था और खुले थे आजकल, उनको जो है वो 15 अप्रैल तक बंद रखा जाए, ऐसा फ़िलहाल निर्णय लिया गया है। जो क्लासेस परीक्षाएं हो रही हैं उनकी परीक्षाएं चलती रहेंगी। इसी प्रकार से जो है वो सोशल गैदरिंग्स भी उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। हॉल के अंदर जो है वो आप टोटल कैपेसिटी का 50% तक और खुले स्थान पर आप टोटल कैपेसिटी का 50%, नॉट मोर देन 200 पीपल, ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। और सभी को मास्क पहने और सैनिटाइज करें, हाथ धोएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, ये सब हिदायतें दी गई हैं। इसमें कुछ और जो है वो नई रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए जो है वो ऑथराइज्ड हैं। वो सिचुएशन को देख करके जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। अन्यथा नेक्स्ट मंत्रिमंडल की बैठक में ये सारी सिचुएशन को जो है रिव्यू किया जाएगा। अभी भी सबको कहा गया है, चाहे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, दूसरे लोग हैं, कि भाई नो मास्क नो सर्विस, इस पर सब जो है वो कार्य करें क्योंकि ये उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। और इसी प्रकार से जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करें और वैक्सीनेशन जो है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वैक्सीनेशन जो है वो लगातार जो है वो जारी रहेगी और उसमें वैक्सीनेशन जो है करते रहें तो मैं समझता हूँ कि कोरोना से जो है वो निपटने में जो कारगर कदम उठाए जा सकते हैं उसे हिमाचल प्रदेश सरकार उठा भी रही है और आगे भी उठाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा ने ही सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया है और इन चुनावों में निश्चित तौर पर भाजपा प्रत्याशी ही भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। सुरेश कश्यप ने नगर निगम सोलन व नगर पंचायत कंडाघाट के मतदाताओं से अपील की है कि 7 तारीख को कमल का बटन दबाकर भाजपा को जीत दिलाएं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथों को और मजबूती प्रदान करें ताकि सोलन शहर में विकास के नए आयाम स्थापित हो सकें। जहाँ नगर निगम सोलन की बात है, सोलन नगर निगम में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी ने ही सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया है और 7 तारीख के बाद वहाँ पर मेयर भी हमारा होगा, डिप्टी मेयर भी हमारा होगा और सारे वार्ड हम जीतेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
कंडाघाट के नगर पंचायत के मतदाताओं से और नगर निगम सोलन के मतदाताओं से यही अपील करना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं और जिताकर भेजें, ताकि सोलन के विकास के लिए, कंडाघाट के विकास के लिए श्री जयराम ठाकुर जी के हाथों को और मजबूत करें। हमारी नगर पंचायत कंडाघाट बनेगी, हमारी नगर निगम सोलन बनेगी, तो निश्चित रूप से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और उसके लिए दोनों नगर पंचायत और नगर निगम को जीतना हमारे लिए आवश्यक है। सभी मतदाता 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं, उनको अपना आशीर्वाद दें कमल के फूल पर बटन दबाकर, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। ऐसा ही मेरा आग्रह है, ऐसी मेरी अपील सभी मतदाताओं से है। गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा द्वारा शिमला के रोटरी टाउन हॉल में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस शिविर का शुभारंभ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। गुरु का लंगर आई हॉस्पिटल के सहयोग से लगाए गए इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। 2 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा लोगों की आंखों से जुड़े रोग की जांच की जा रही है। शिविर में जांच के बाद आवश्यकता अनुसार लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं। गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा द्वारा शिमला के रोटरी टाउन हॉल में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस शिविर का शुभारंभ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि गुरु सिंह सभा द्वारा समय समय पर अलग अलग प्रकार के सेवा कार्य किए जाते हैं। विशेषकर लंगर सेवा में सभा बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वहीं निःशुल्क नेत्र जांच शिविर को लेकर शहरी विकास मंत्री ने गुरु सिंह सभा और गुरु का लंगर आई हॉस्पिटल के प्रयासों की सराहना की और बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की जांच और निःशुल्क इलाज के लिए ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल के प्रयास काबिले तारीफ हैं। जो लोग सर्जरी की जिनको आवश्यकता होगी उनकी सर्जरी जो है वो चंडीगढ़ में फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें जो है वो ठहरने खाने इत्यादि की व्यवस्था भी उन्हीं की होती है। ये एक सेवा कार्य करने वाला हॉस्पिटल है। ट्रस्ट इस हॉस्पिटल को चलाता है। और एक और अच्छा काम जो इन्होंने किया है वो ब्रेस्ट कैंसर की इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए गाड़ी का प्रबंध किया है, जिसके लिए इन्होंने ऑफर किया है कि शिमला में आप गाड़ी पार्क करने के स्थान दीजिए, 2-3 दिन 4 दिन तक जो है यहाँ पर गाड़ी रह करके उसमें जो भी व्यक्ति जो है वो जो महिला ब्रेस्ट कैंसर की दृष्टि से जो है वो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहे उसका इलाज भी होगा। उसके लिए पूरा का पूरा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये सारी सेवा देते हैं। तो गुरु सिंह सभा शिमला का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि शिमला वासियों को जो है इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये बहुत अच्छा एफर्ट किया है। और गुरु का लंगर आइस हॉस्पिटल चंडीगढ़, उसके जो प्रमुख श्री सब्रवाल जी आज यहाँ आए थे, उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि शिमला की जनता को इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए इन्होंने शिमला में आकर के जो है वो इस कैंप का आयोजन किया है। वहीं आयोजकों ने बताया कि आगामी 1 मई को गुरु तेग बहादुर साहिब के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर कीर्तन दरबार कार्यक्रम के साथ साथ मानवता की सेवा से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। निःशुल्क नेत्र जांच भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल ट्रस्ट द्वारा आंखों और ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी भी निःशुल्क की जाएगी। इतना ही नहीं, इलाज के लिए अस्पताल आने जाने का खर्चा भी ट्रस्ट ही वहन करेगा। जिथे भी कैंप देखे होने ना, उत्थे सिर्फ कैटरेक्ट सर्जरी करते हो। इस तो इलावा उन्होंने कोल रैटना कोर्निया किसी चीज़ का कोई अरेंजमेंट नहीं होंदा। असी अज इत्थे जिहड़े कैंप ला रहे हैं, असी 100% ट्रीटमेंट भी करांगे, रैटना कोर्निया ट्रांसप्लांट भी करांगे और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट करांगे। साडा चंडीगढ़ बहुत वड्डा हॉस्पिटल है जिहड़ा वर्ल्ड दे मैप ते है, गुरु का लंगर आई हॉस्पिटल। उहदे च 8 करोड़ का इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। रोज़ 1000 की OPD उत्थे चलती है। असी इत्थे प्रबंध करांगे, जिन्ने 2 दिन ही साडे इत्थे निकलणगे पेशेंट। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल असीं गल कीती है कि जे तां ज़्यादा होए तो ये बस करके भेजणगे, नहीं हुण तो मैं अज अनाउंस करता भी तुसीं अपने आप आ जाओ। असीं तुहानूं ईवन कि किराया भी असीं जिहड़ा असीं दे दांगे, तुहानूं रहण दा लंगर पानी दा सारा प्रबंध करांगे। नाल ही 400 सालां ते असीं अपना ट्रस्ट जिहड़ा साडा चंडीगढ़ दा उहदे वल्लों असीं एक अनाउंसमेंट कीती है भी ब्रैस्ट कैंसर की सर्जरी जिहड़ी मार्केट 2 लाख रुपए की होंदी है,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਨਾਟ ਏ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਧਰੇ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਡਵਾਂਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ICUs ਵੀ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੇ, 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ 0% ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਨੀਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ PGI 6 ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਟਿੰਗ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਟਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ। ਤੇ ਸਾਡਾ 25 ਕੋਰਨੀਆ ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਰਨੀਆ, ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਨ ਮੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਨੀਆ भी ट्रांसप्लांट करो। नगर निगम के चुनावों में पालमपुर पर कब्जा करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के पूर्व मंत्री ठाकुर रविंदर सिंह रवि ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पालमपुर को जिला बनाने की बात कर रही है, लेकिन पहले कांग्रेस यह बताए कि अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने पालमपुर में कितना विकास किया है। रविंदर सिंह ने नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस पालमपुर को जिला बनाने का सपना भूल जाए, क्योंकि भाजपा ही पालमपुर को जिला बनाएगी। उन्होंने दावा किया है कि पालमपुर नगर निगम के चुनाव में भाजपा की ही जीत होगी। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों का दावा है कि पालमपुर में विकास की ईंटों पर उनका ही नाम लिखा हुआ है। पालमपुर में भरपूर विकास करने का दम रखने वाले प्रमुख दलों की बातों पर वोटर कितना भरोसा जताता है, अब यह देखने वाली बात है। इन्होंने ये कहते हैं कि पालमपुर को जिला बनाएंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपको याद है क्या, सन 2011 में पालमपुर को जिले का निर्माण करने के लिए यहाँ पर ADC और ASP जो मुख्य पद होते हैं प्रशासनिक, वो दोनों के दोनों क्रिएट करके यहाँ पर बिठा दिए गए। कांग्रेस की सरकार बन गई, दोनों को वापस ले गई, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस का नेतृत्व पालमपुर का जो जवाब दे कि क्या ये सही नहीं है कि पालमपुर के इर्द गिर्द शहर हमारा है, इसके इर्द गिर्द जमा 2 का स्कूल कोई नहीं था सरकारी क्षेत्र में, एक भी स्कूल नहीं था। 1998 तक सरकार हमारी बनी, धूमल जी मुख्यमंत्री बने। मैं जब पालमपुर में आया तो यहाँ मांग की गई कि पालमपुर के क्षेत्र में यहाँ जमा 2 का स्कूल नहीं है। पालमपुर के इस राम चौक के स्कूल को जमा 2 किया गया था, ना लड़कियों का हमारा बच्चियों का स्कूल पार सुभाष चौक में उसको जमा 2 किया गया था, ना चचिया का था। हमारी सरकार बनी, धूमल जी मुख्यमंत्री बने, मैं यहाँ की जनता की मांग को लेकर धूमल जी से मिला और ये दोनों स्कूल जमा 2 के स्कूल उसमें खुलवाए। ये जिला बनाने की बात करते हैं, ये जो एक +2 स्कूल नहीं खोल सकते, ये कहाँ का जिला बनाएंगे? ये यहाँ पर ब्लॉक नहीं खोल सके आज तक। पालमपुर के क्षेत्र में अपना BDO ब्लॉक नहीं है, जो ये नहीं कर सकते वो जिला बनाएंगे क्या? कैसा प्रश्न है, कैसा ये जवाब देते हैं? वैसे तो इनकी चूल्हें हिल गई हैं, नगर निगम के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ नहीं, मैं तो कहता हूँ जो इसमें हवा चली है, हमारी कोशिश है कि 15 की 15 सीटें हम जीतें, वो जीत कर यहाँ जीत का परचम लहराएं। भारतीय जनता पार्टी का मेयर, डिप्टी मेयर दोनों भारतीय जनता पार्टी के होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। राजधानी शिमला से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय निर्मल वर्मा की जयंती के उपलक्ष्य पर हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच द्वारा निर्मल वर्मा समृद्धि यात्रा निकाली गई। टका बेंच स्थित बुक कैफे से कैथू तक निकाली गई इस समृद्धि यात्रा में मंच ने प्रदेश सरकार से निर्मल वर्मा की समृद्धियों को सहेजने की मांग की है। हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच के सदस्य HR हरनोट ने कहा कि वे सरकार से मुख्य रूप से 3 मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं, जिसमें पहली मांग शिमला के कैथू में निर्मल वर्मा के बाल्यकाल से जुड़ी यादों को सहेजे जाने को लेकर है। उन्होंने कहा कि कैथू स्थित भज्जी विला में निर्मल वर्मा ने 15 साल बिताए थे। इस भज्जी विला को निर्मल वर्मा संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि निर्मल वर्मा 3 अप्रैल को कैथू के अल्बर्ट विला, एक पुरानी बिल्डिंग थी जो अब रेनोवेट हो गई है, उसमें उनका जन्म हुआ था।
तो उनके जो पिताजी थे वो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिफेंस में ऑफिसर थे और उन्हीं के वो वहीं रहते थे अल्बर्ट हाउस में। तो वो पैदा वहाँ हुए, लेकिन अल्बर्ट हाउस जो है उसके साथ अल्बर्ट विला, उसके साथ भज्जी हाउस है जहाँ उन्होंने बचपन के 15 साल गुजारे वहाँ पर उस भज्जी हाउस में। और निर्मल वर्मा जी जो 15 सालों में उनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई वो वहाँ से पैदल जो जहाँ केंद्रीय विद्यालय है ऊपर आज वहाँ आते थे। वहाँ हार्ट कोर्ट बटलर स्कूल होता था वहाँ पे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए दिल्ली से वो शिफ्ट करते थे उसको, और जो यहाँ ऑफिसर के बच्चे थे वो सारे उस स्कूल में पढ़ते थे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल था वो, और निर्मल वर्मा भी उसी में ही पढ़े। आज की इस यात्रा का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि क्योंकि निर्मल वर्मा जी है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, जिनको पद्मश्री मिला है, जिनको साहित्य अकेडमी मिला है, और शिमला से बहुत सी यादें उनकी जुड़ी हुई है। लेकिन आज हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि उनकी जो स्मृतियां हैं वो हाशिए पे चली गई है सारी स्मृतियां, क्योंकि अल्बर्ट हाउस जो विला है वो निजी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनके लिए हम दोष नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने उस टाइम खरीदी हो जहाँ जन्म हुआ था। लेकिन हमारा जो कहना है कि अल्बर्ट हाउस के विला के साथ बिल्कुल भज्जी हाउस है वहाँ पे, जहाँ 15 सालों तक वो रहे और वहीं से ही उन्होंने लिखना शुरू किया, वहीं उनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई। तो वो गवर्नमेंट के पास है वो भज्जी हाउस, और जिसमें गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। तो गवर्नमेंट चाहती तो उसको निर्मल वर्मा की याद में एक संग्रहालय बना सकते थे वो, लेकिन वो संग्रहालय भी नहीं बना, और उस बिल्डिंग के भी बहुत खस्ता हाल है। और क्योंकि हम जब जाते हैं उसमें तो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी वो, तो वो एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो सकता था। वहाँ एक निजी प्रॉपर्टी में बोर्ड लगा हुआ है। आप अगर उस बोर्ड के हाल देखेंगे, वो भाषा विभाग ने लगाया था बोर्ड, जिसमें लिखा है कि भाई अल्बर्ट विला में उनका जन्म हुआ, और बाईं तरफ की जो बिल्डिंग है भज्जी हाउस में वो 15 साल रहे। तो हमारा ये कहना उस बोर्ड की ये स्थिति है कि उसके साथ आज कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उनके साथ फटे हुए जूते रखे हुए हैं, और वो निर्मल वर्मा का बोर्ड वहाँ लटक रहा है। तो मतलब हमारे लिए थोड़ा सा अपमान भी है कि भाई एक विश्व प्रसिद्ध जो लेखक है वो उनकी यादें शिमला में जुड़ी हुई है। आप जब शिमला का रेफरेंस साहित्यिक दृष्टि से देते हैं तो निर्मल वर्मा को याद करते हैं। वहीं उन्होंने रिज के साथ लगती टका बेंच स्थित बुक कैफे को वापस कैदियों को सौंपे जाने की मांग उठाई, ताकि इस कैफे का संचालन अच्छे से हो सके। उन्होंने कहा कि शिमला में पुस्तकालयों की उचित व्यवस्था न होने के चलते लोगों में पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति भी कम हो रही है। ऐसे में सरकार को शिमला स्थित पुस्तकालयों के संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हरनोट ने कहा कि वे अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। ये एक 2017 में जब कैफे शुरू हुआ तो जेल के कारावासियों को दिया गया, और उनकी वजह से इतना पॉपुलर हुआ है कि ये देश में ही नहीं विदेशों तक इसकी कवरेज आई, फिल्में बनी इस पर। और फिर हमारे ग्रुप ने जो साहित्यकार है, हमने कोई लगभग 500-600 किताबें बाहर से मंगवा के इकट्ठी करके यहाँ रुकवाई किताबें, और हमारी लगातार गोष्ठियाँ होती थी, और 2 साल में तकरीबन 70 गोष्ठियाँ हमने की। उससे क्या हुआ कि एक लाइमलाइट में ये चीज़ आ गई और एक लैंडमार्क बन गया है। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको पता नहीं क्यों नगर निगम ने इसको प्राइवेटाइज़ किया और इसको ढाबे में कन्वर्ट कर दिया। और आप भी आते जाते रहे होंगे, कोविड लगा, उनको बहाना मिल गया और उनको इनकम कुछ हो ही नहीं, वो छोड़ के चले गए। अब हमारा यही कहना है कि भाई आप साहित्य संस्कृति के लिए जो जगहें हैं वो सारी समाप्त हो रही है। तो हम पहला यही मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग कर रहे हैं कि बुक कैफ़े वो कारावासियों को ही दिया जाए। कोरोना सैंपलिंग को लेकर डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन विवादों में है। दरअसल मेडिकल कॉलेज द्वारा एक युवक का कोरोना टेस्ट लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। संशय होने पर जब युवक ने दोबारा निजी अस्पताल में टेस्ट करवाया तो वह नेगेटिव पाया गया। 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव आना जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र के रहने वाले युवक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि टाइफाइड की बीमारी के चलते उन्हें नाहन मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था। यहां पहुंचते ही RT-PCR की जांच में उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में उनकी सैंपल लेने से पहले ही उन्हें उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि उनका सैंपल ले लिया गया है। जब इस बात की जानकारी उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को दी तो आनन फानन में उनका सैंपल लिया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव दी गई। युवक ने संदेह होने पर निजी अस्पताल में टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई।
युवक ने मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई लोगों के साथ इस तरह के वाकये पेश आ रहे हैं। मैं अपना टाइफाइड का इलाज कराने आया था। मुझे थोड़ी सी खांसी थी और बुखार मुझे ऑलमोस्ट लगभग ठीक हो गया था मेरा। खांसी की वजह से इन्होंने मुझे कोविड टेस्ट में डाल दिया कि कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। मैं 30 तारीख को आया और मुझे दूसरे दिन कोविड टेस्ट के लिए बोल दिया। आज मेरा कोविड टेस्ट का जो अपना रिपोर्ट आया उसमें इन्होंने पॉजिटिव निकाल दिया। ठीक है जी। सबसे पहले तो मुझे जब सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोला गया 1 बजे आने के लिए, तो मैं बेसिकली वहाँ 1:30 बजे पहुँचा। मेरे को उससे पहले ही मैसेज आ चुका था 1:18 पे कि आपके सैंपल तो ऑलरेडी कलेक्टेड हो चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये सैंपल ऑलरेडी कौन दे के गया है, मैं तो यहाँ पे बेड पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरे सैंपल कैसे ले लिए। तो उन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए थोड़ा सा कहा कि नहीं ऐसे हो जाता है कई बारी, तो और मेरे को दोबारा से सैंपल के लिए बुला लिया गया। अगले दिन हुआ ये कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मैंने उनको चैलेंज किया कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं हो सकती, मैं ठीक हूँ और मैं छुट्टी जाना चाहता था वैसे भी, कि मेरे को तो अब खांसी भी नहीं है। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। उन्होंने डिस्चार्ज करने के लिए बोला तो उन्होंने सीधा लिख के मांगा हमारे से कि आप लिख के दो कि हम यहाँ दोबारा इलाज नहीं करेंगे आपका, कि आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं। लेकिन हमने दूसरे हॉस्पिटल से फिर भी अपना एक टेस्ट करवाया, कोविड टेस्ट, और उसमें जो है अपना वो टेस्ट मेरा नेगेटिव निकला है। सेम वही जो कि अपना PCR जो अपना करवाते हैं हम लोग टेस्ट, अपना RT-PCR, जो कि टेस्ट दोनों जगह सेम ही करवाया मैंने, और उन टेस्ट में मैं नेगेटिव आया। मैं हॉस्पिटल गया वापस, तो हॉस्पिटल वाले उस चीज़ को छुपाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं, और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और ये मेरे साथ ही नहीं, मुझे लगता है कि ये हर एक यहाँ पे जो दूसरा तीसरा कोई भी पेशेंट आता है सस्पेक्टेड में डाल के उसे सीधा पॉजिटिव वाले इसमें वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। ये सिर्फ एक सरकार से पैसा बटोरने वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। पीड़ित के भाई विक्रम ठाकुर ने बताया कि नाहन मेडिकल कॉलेज में पहुंचने से पहले ही उन्होंने एक कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लिहाजा उन्हें मेडिकल कॉलेज की RT-PCR रिपोर्ट पर संदेह हुआ था और उन्होंने 2000 रुपए देकर निजी अस्पताल में टेस्ट करवाए, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज नाहन में कोरोना टेस्टिंग को लेकर भारी धांधली हो रही है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज नाहन में कोरोना टेस्टिंग को लेकर भारी धांधली हो रही है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके साथ परसों 30 तारीख से यहाँ पे आया था, तो हमारे को डॉक्टर ने यहाँ पे एडमिट किया। मैंने इसकी रिपोर्टें दी यहाँ पे, तो इसको ऑलरेडी टाइफाइड था। टाइफाइड होने के बाद डॉक्टर टाइफाइड का इलाज चलाता है और हमें नेक्स्ट डे बोलते हैं कि आप कोविड का करा लो, ठीक है, ये रूटीन चेकअप है। हमने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग ऑलरेडी यहाँ कोविड का टेस्ट करा के आ चुके थे, वहाँ पे पहले इनका नेगेटिव आया। बोलते कि यहाँ RT-PCR अलग होता है कुछ, तो हमें पता ही नहीं RT-PCR क्या होता है। ठीक है, हमने वो भी करा दिया, तो उसकी रिपोर्ट हमें पॉजिटिव दिखाई दे दी इन्होंने कि आपकी पॉजिटिव है। हमने बोला कि हमारा पेशेंट पॉजिटिव नहीं हो सकता। हमने बोला कि हम बाहर से करा रहे। हम तुरंत वहाँ से उठ के आए और उन्होंने हमसे लिख के लिया कि हम आपका इलाज यहाँ पे नहीं करेंगे। मैं उस डॉक्टर को पूछना चाहता हूँ क्या उसका पर्सनल हॉस्पिटल है ये यहाँ पे, ये क्या जो हमारा इलाज नहीं करना चाह रहा है वो यहाँ पे। फिर हम लोगों ने बोला ठीक है, हम लिख के देते। हमने लिख के दिया, हम तुरंत वहाँ से उठ के आए। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद 10 मिनट बाद हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में पहुँचे। यहाँ पे श्री राम हॉस्पिटल है, एक मल्टीपल हॉस्पिटल है नाहन में ही। हमने वहाँ पे इलाज कराया, अपने 2000 रुपये दे के वही सेम टेस्ट कराया RT-PCR, और 1-1.5 घंटे बाद हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। तो इसका मतलब ये है कि धांधली चल रही है यहाँ पे, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बोल रहे कि क्वारंटाइन सेंटर में, वहाँ तो ऑलरेडी पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव होंगे, हम उनके बीच में जाएंगे, हम लोग भी पॉजिटिव हो जाएंगे। हम लोग क्यों पॉजिटिव होना चाह रहे हैं जब हम लोग है ही नहीं कोरोना पॉजिटिव? हमें क्यों उसमें धकेले जा रहे हैं बेफिजूल में? 2000 रुपये हमारे लगा दिए फालतू में, पूरा दिन बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं इस सब चीज़ों से? उधर नाहन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर श्याम कौशिक ने बताया कि युवक कोरोना पॉजिटिव है और कॉलेज प्रबंधन द्वारा उसको होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई। एक ऐसा शख्स है जिसने यहाँ हमारे पास टेस्ट कराया था, पाउंटा साइड का जो है वो यहाँ पॉजिटिव आया है। उसे हमने RT-PCR टेस्ट से उसको कंफर्म किया, उसका टेस्ट पॉजिटिव है। और बाद में जाके उसने कहीं प्राइवेट लैब से कहीं कराया है टेस्ट, जो कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो नेगेटिव है। तो हमें उसके बारे में कोई पता नहीं, हम उसको पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं और 14 दिन तक वो अपने आप को होम आइसोलेशन में रहे और इधर उधर ना घूमे। हम ये चाहते हैं कि वो लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है और लोगों को इसको ये लग रहा है कि वो शायद नेगेटिव हो गया हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एक बार जो RT-PCR से कंफर्म जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है।
राजधानी शिमला की दो सबसे बड़ी पेयजल परियोजनाओं गिरी और गुम्मा में लग रहे बिजली कट से शहर में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। पिछले एक हफ्ते से लगातार परियोजनाओं में कट लग रहे हैं। पंपिंग सही से नहीं होने के कारण शहर में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। एजीएम जल निगम हरमेश भाटिया का कहना है कि शहर में पिछले कुछ दिनों से पानी की सप्लाई कम हो रही है, जिसकी मुख्य वजह जल परियोजनाओं में लग रहे बिजली के कट हैं। उन्होंने बताया कि पानी की कोई कमी नहीं है, यह समस्या सिर्फ आए दिन बिजली कट लगने के कारण हो रही है। राजधानी शिमला को जल आपूर्ति करने वाली दो मुख्य परियोजनाओं में लग रहे बिजली कट से शहर में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो शहर में औसतन 35 से 37 mld पानी की सप्लाई हो रही है, जबकि शहर को रोजाना 45 mld पानी की जरूरत होती है। लेकिन परियोजनाओं में लग रहे बिजली कट के चलते शहर में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में शहर में एक दिन छोड़कर भी पानी की सप्लाई की जा रही है। जल निगम एजीएम हरमेश भाटिया का कहना है कि शहर में पिछले कुछ दिनों से पानी की सप्लाई कम हो रही है, जिसकी मुख्य वजह जल परियोजनाओं में लग रहे कट हैं। उन्होंने कहा कि पानी की कोई कमी नहीं है, यह समस्या सिर्फ आए दिन बिजली कट के कारण आ रही है। हालांकि जल स्रोतों में पानी का स्तर जरूर घटा है, लेकिन शहर में पानी की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सिर्फ पानी की कमी नहीं है, सिर्फ पावर की कमी है। पावर जो है वो बीच बीच में, जैसे पिछले 3 दिन से लगातार कुछ कट लग रहे हैं बीच में, और पावर फेलियर की वजह से जो सप्लाई है वो इफेक्ट हो रही है। पानी का जो कमी है, पानी की अभी कोई कमी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी है भी, पर पानी अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास जो बैकअप स्कीम है, जो चाबा गुम्मा, शॉर्टफॉल जो भी रहेगा वो हमारे पास 15 mld के आसपास हम पानी उठा सकते हैं, उसमें वो बैकअप स्कीम है हमारी। बट उसको तभी हम मैच्योर कर पाएंगे ना अगर हमारे पास पावर रहेगी। तो पिछले 3 दिन से 45 mld के अगेंस्ट हमें 37, 38 ऐसा मिल रहा है, जैसे कि आज 42 के आसपास है। तो आज थोड़ी स्थिति में सुधार रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत किसी इलाके में कमी रहेगी। लेकिन जहाँ कमी रहेगी वो फिर उसको अल्टरनेटली दूसरे दिन दिया जाएगा। अगर हम उसमें कट लगाते हैं तो उसकी जो सर्विस एरिया की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो हो सकता है कि 70% सर्व हो या उसके बाद 30% ना सर्व हो, तो वो फिर नेक्स्ट डे को नहीं हम पेंडेंसी रखते। तो एक ही बार में हम कोशिश करते हैं कि जिस भी एरिया में सप्लाई चल रही है वो फुल एंड फाइनल, ताकि हर उपभोक्ता को पानी मिले। बाकी जहाँ नहीं मिला है, जहाँ कट है पूरा, तो पूरा ही कट है, वो फिर नेक्स्ट डे हम उसको प्रायोरिटी पे लेते हैं। बाकी अगर पावर की अवेलेबिलिटी में सुधार होता है तो ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं। तो अगर पावर रहेगी तो पानी रहेगा। पानी क्योंकि उठाऊ स्कीमें हैं, सारी पावर से चलती हैं। अगर पावर की अवेलेबिलिटी हो पाएगी तो शायद स्थिति में सुधार हो जाएगा। वहीं शहरवासियों ने भी पानी की सप्लाई सही से न होने के कारण नाराजगी जताई है। शहर में लोग भी कोरोना वायरस संकट के चलते कम है, बावजूद इसके शिमला में पानी की सप्लाई इतनी कम हो गई है, तो आने वाले समय में क्या होगा। और बिजली के अगर बिलों की बात देखी जाए, पानी के बिलों की बात देखी जाए, तो पानी इतने के बिल आ रहे हैं। ये जो प्राइवेट कंपनी को पानी का कार्य दिया गया है, ये शिमला का सबसे बड़ा एक घोटाला है। ये जनता को लूटने का जो एक तरीका अपनाया गया है बिलों के माध्यम से, और इस तरीके के माध्यम से लोग जा ना सकें, और ये बहुत ही गंभीर चिंता की बात है। और नगर निगम शिमला आयुक्त को इसके बारे में सोचना चाहिए। पानी का बिल तो गवर्नमेंट सारे पूरे दे रही है, पानी का बिल भी पूरा आ रहा है, कूड़े का बिल भी पूरा आ रहा है, सभी बिल पूरे आ रहे हैं। कूड़ा भी खास उठता नहीं है, हफ्ते में 2-3 दिन तो उनके आदमी छुट्टी मारी लेते हैं। और पानी आजकल कम आ रहा है, और शहर में पीलिया के केस भी बढ़ रहे हैं। 2-4 साल पहले जो हुआ था वैसा ही हालात अब बनने जा रहे हैं। हालांकि अभी इतना टूरिस्ट सीजन भी नहीं है, फिर भी ये हाल है, तो कैसे चलेगा गाँव। आप ये देना चाहते हैं कि पानी हर रोज़ आना चाहिए, और गर्मियाँ आई नहीं है तो पानी एक दिन छोड़ के आ रहा है। गर्मियों में तो पानी आता ही नहीं कई बार। 6-7 दिनों से पानी की बहुत किल्लत चली हुई है, प्रेशर बहुत कम आ रहा है। कई बार कंप्लेंट्स भी लिखवाई हमने, पर वो कहते हैं दूसरे को करो, कोई लाइनमैन को करो। वो उस चक्कर में हम करते सबको है, परंतु वैसे के वैसे ही है। जो उसकी स्थिति है पानी की आने की, वो कम हो गई है, और पानी मटमैला आ रहा है, और पानी बड़ा हार्ड आ रहा है। पानी उसको बिना बॉयल किए पी नहीं सकते आप। तो हमारा प्रशासन से ये प्रार्थना है कि इसको तुरंत एग्रेसिव होकर इसका डिसीजन लें और इसको सही बनाएं।
आने वाले फ्यूचर में लोगों को तंगी हो जाएगी। तो गर्मियाँ शुरू नहीं हुई, गर्मी आने से पहले काम तमाम होना शुरू हो गया। बिल कितने ले रहे हैं ये, बिल खूब ले रहे हैं ये, इतने तो बिल हमने आज तक दिए नहीं जितने आप दे रहे हैं। तो कैसे करेंगे लोग, कि लोग बिल देने में रह चुके हैं कि बिल कैसे देना। आप लोगों के बीच में जाके देखो, मीडियोकर्स के बीच में, गरीबों के बीच में जाके वो कैसे किस स्थिति में जी रहे हैं। हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसको तुरंत इसके बारे में डिसीजन लिया जाए। कोविड-19 के कारण लंबे अरसे तक ठप रहा पर्यटन कारोबार अभी पटरी पर लौटा ही था कि इसी बीच अब फिर से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने से पर्यटन कारोबार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। देश और प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण पर्यटक काफी कम संख्या में शिमला पहुंच रहे हैं। बता दें कि बीते सप्ताह होली वीकेंड पर शहर में होटल ऑक्यूपेंसी 90 से 100% पहुंच गई थी, जबकि इस वीकेंड पर 40 से 50% होटल ही बुक हुए हैं। कोरोना महामारी के कारण शिमला के पर्यटन कारोबार पर ग्रहण लगना शुरू हो गया है। बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण इस वीकेंड के लिए शहर के होटलों में एडवांस बुकिंग ना के बराबर है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इस एक सप्ताह के भीतर ही सैलानियों की आमद में भारी गिरावट आई है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इस वीकेंड पर होटल ऑक्यूपेंसी में 40 से 50% गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि अगर इसी तरह कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता रहा तो आने वाले समर टूरिस्ट सीजन पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि होटल्स में सरकार द्वारा जारी सभी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है ताकि कोरोना के फैलाव से बचा जा सके। देखिए, कोरोना के केसेस जो हर जगह बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हमने इस वीकेंड में देखा है काफ़ी ड्रॉप आ गया। वो जो अक्सर जो वीकेंड फुल जा रहे थे, इस हफ्ते हमने देखा है काफ़ी कम है और मेरे ख्याल से 40-50% ऑक्यूपेंसी ज़्यादा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कोरोना केसेस अगर कंट्रोल में हो गए तब टूरिज़्म का मैं देख रहा हूँ कि अच्छा सीजन लग सकता है। पर अगर केसेस बढ़े तो अच्छे दिन मुझे लग नहीं रहा कि इतने अच्छे दिन लगेंगे हमारे। रही बात हमारे होटलों की और रेस्टोरेंट्स की, सारे SOPs जो हमें सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ने बोले वो सारे फॉलो कर रहे हैं। अभी भी हम टूरिस्ट भी जो घूमने फिरने जा रहे हैं उनको सारे होटल वाले बता रहे हैं कि अपने मास्क पहनिए और अपना फिजिकल सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। सैनिटाइजेशन हो रहा है और सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितने भी होटल्स में आ रहे हैं या होटल से घूमने जा रहे हैं वो सारे मास्क पहन रहे हैं। जो टूरिस्ट मास्क नहीं पहन रहे हैं वो है जो डे में आते हैं, सुबह आते हैं, घूम फिर के शाम को वापस जाते हैं। और मैं देखता हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है और उनको चालान भी किए जा रहे हैं और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। होटल्स में जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं हम उन्हें, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम उन्हें गाइड करते हैं कि अपना प्रोटोकॉल और SOP जो गवर्नमेंट ने दी है वो फॉलो कीजिए। मास्क हमेशा पहन के रखिए, चाहे वो होटल में घूम रहे हैं चाहे बाहर घूमने जाएं। हम उन्हें गाइड करते हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, जो एटलीस्ट टूरिस्ट जो होटल्स में हैं। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों को अब संभल कर रहने की जरूरत होगी। आपको बता दें कि यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस कड़ा रुख अपनाने वाली है, जिसके लिए बिलासपुर पुलिस ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम के तहत विशेष योजना तैयार की है, जिसके तहत पुलिस विभाग द्वारा प्रमुख स्थानों पर 78 CCTV कैमरे स्थापित किए जाएंगे। वहीं प्रमुख चौराहों पर 48 कैमरों से वाहनों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जिले में इस योजना की शुरुआत शीघ्र ही बिलासपुर शहर से की जाएगी। अब बिलासपुर जिला में यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों की खैर नहीं। अब पुलिस बिलासपुर के प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरों की मदद से सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखेगी। गौरतलब है कि बिलासपुर जिला में चारों उपमंडलों घुमारवीं, बिलासपुर सदर, झंडुता, वसुआर घाट एवं बिलासपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के तहत हजारों की संख्या में वाहन रजिस्टर्ड हैं। वहीं NH चंडीगढ़ मनाली व शिमला मटौर पर अधिक संख्या में वाहन दौड़ते हैं। सड़क हादसों एवं यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों की रोकथाम में यह कैमरे पुलिस के लिए आने वाले समय में मददगार साबित होंगे। इन कैमरों की मदद से पुलिस को सड़क हादसों की जानकारी भी तुरंत मिल सकेगी। वहीं इससे स्थानीय लोगों को भी फायदा मिलेगा। ASP बिलासपुर अमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम करने के लिए उपायुक्त बिलासपुर से कुछ फंड मांगे थे। यह फंड उपायुक्त ने मंजूर कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि योजना की शुरुआत बिलासपुर बस स्टैंड से होगी। इन कैमरों की मदद से ऑनलाइन चालान भी किए जा सकेंगे। TMS बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो हम जो बिलासपुर शहर है
इसमें यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसमें हमने फंड्स की जो रिक्वेस्ट डीसी साहब को भेजी थी और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, फंड्स हमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इसको हम जल्दी ही जो बिलासपुर शहर है इसमें बस स्टैंड के समीप इस सिस्टम को हम शुरुआत कर देंगे और ऑनलाइन चालान जो है इससे जो है जो भी व्यक्ति मोटर व्हीकल एक्ट की अवहेलना करता है उनके चालान काटे जाएंगे। ये अभी ये शुरुआत है, तो शुरुआत इसकी हम करेंगे बिलासपुर शहर से। उसके बाद जिला के अलग अलग क्षेत्रों में जो है इसको जो है हम आरा लगाने का प्लान है। वो समय अनुसार तथा फंड्स के अनुसार हम इसको इन फ्यूचर जो है भविष्य में भी करेंगे। पौंग डैम में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल विदेशी परिंदों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। इस वर्ष 1 लाख से अधिक पक्षी पौंग डैम में पहुंचे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। विदेशी परिंदों का यह आंकड़ा मृत पाए गए 5000 विदेशी पक्षियों से अलग है। वन्य प्राणी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार 51 प्रजातियों के 1,01,431 विदेशी परिंदे पौंग डैम पहुंचे हैं, जबकि स्थानीय 29 प्रजातियों के 6,433 पक्षियों ने इस बार पौंग डैम का रुख किया है। एनुअल एस्टिमेशन करते हैं, वर्ड काउंटिंग करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स की। 2 फरवरी को जो है वो काउंटिंग की। उस टाइम भी ये थोड़ा एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप था, तो बड़े सीमित संसाधनों का यूज़ करते हुए और कम से कम लोगों को हमने रखते हुए जो है वो एस्टिमेशन की। तो इस बार का जो टोटल काउंट है उसमें जो वाटर डिपेंडेंट माइग्रेटरी बर्ड है उसमें 51 प्रजातियां आई थी और 51 प्रजातियों में अगर मैं वाटर डिपेंडेंट माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करूं तो 1,01,431 हमने एस्टिमेट उनका किया। इसी तरह से जो वाटर डिपेंडेंट रेजिडेंट बर्ड है वो भी काउंट हुए, तो उसकी 29 प्रजातियां जो है वो नोटिस की गई और उसमें 6,433 पक्षी जो है वो गिने गए। मिला के जो है वो 1,08,578 पक्षी जो है वो हमने एस्टिमेट किए हैं वहाँ पे। उसमें जो है अगर हम वो देखें तो चूंकि कुछ पक्षियों की जैसे 5,000 तो हमें पहले मृत भी पाए गए थे, तो उनको भी अगर हम ऐड करें तो नेचुरली संख्या जो है वो बढ़ जाती है, पर डेफिनेटली पिछले वर्ष के अपेक्षा ये नंबर थोड़ा कम था। लेकिन मेन स्पीशीज जो थी वो बार हेडेड गूजी थे, वो 40,000 के आसपास थे और उसके अलावा नॉर्दर्न पीलटेन, कॉमन टील, कॉर्मोरेंट्स वगैरह ये काफ़ी मात्रा में रहे। देखिए ये ठंडे क्षेत्रों से जैसे साइबेरिया, तिब्बत, मंगोलिया वगैरह ट्रांस हिमालय उससे वो आते हैं और वहाँ की जो ठंड वाला मौसम है उससे बचने के लिए ये यहाँ पर पौंग के क्षेत्र में आते हैं और रास्ते में जो भी इनको जैसे लाहौल में भी देखे गए हैं, मंडी में भी देखे गए हैं, आते हुए जहाँ जहाँ इनको खाने के लिए जो है वो उचित भोजन और रहने के लिए सेफ हैबिटेट मिलता है वहाँ पर ये आते हैं। तो कुछ टाइम रुकने के बाद फिर ये साउथ की तरफ जाते हैं, जहाँ से ओरिजिन है, जहाँ ये रूस्टिंग करते हैं वहाँ वापस जा रहे हैं। चंबा जिला मुख्यालय में पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जहां सर्वसम्मति से पीसी ओबराय को एक बार फिर से प्रधान पद के लिए चुना गया। 4 साल बाद यह चुनाव करवाए गए, जिसमें प्रधान पीसी ओबराय, महासचिव पछानिया, वरिष्ठ महासचिव करतार सिंह बड़ोदरा और वित्त सचिव तिलकराज महाजन को चुना गया। नवनिर्वाचित प्रधान पीसी ओबराय ने बताया कि उन्हें सर्वसहमति से प्रधान पद के लिए चुना गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले 7, 11, 20, 21, 24, 27 और 28 मार्च को सलोनी, चुवाड़ी, भंजराड़ू, सयुंता, महला, भलेई व भरमौर में खंड स्तर पर चुनाव करवाए गए थे। वहीं 10 अप्रैल तक चंबा जिला कार्यकारिणी का गठन भी कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन जिला चंबा के खंड इकाई चंबा के चुनाव हुए हैं, जो लगभग 4 सालों के बाद संपन्न हुए और आज की सर्वसम्मति से कार्यकारिणी बनाई गई, जिसमें खंड इकाई चंबा के लिए प्रधान पद के लिए पीसी ओबराय, महासचिव के लिए पठानिया जी और वरिष्ठ उप प्रधान के लिए करतार सिंह बड़ोत्रा जी चुने गए। जो हमारे वित्त सचिव पहले हुआ करते थे, श्री तिलकराज महाजन,
वो वैसे ही दोबारा अगले 3 वर्षों के लिए वित्त सचिव चुने गए। और आज का चुनाव जो हमारा चंबा जिला की 10 खंड इकाइयों का अंतिम चुनाव था, इसके बाद जिला चंबा कार्यकारिणी के चुनाव, क्योंकि हमारा 7 मार्च को मेला में, 11 मार्च को हमारे चौड़ी में, 20 मार्च को हमारे भैराड़ू में, 21 को हमारा स्यूंता में और 24 मार्च को हमारे सलूणी खंड इकाई का, 27 मार्च को बलई माता खंड इकाई का और 30 मार्च 2021 को बरमौर खंड इकाई का चुनाव संपन्न हुआ था। और आज अंतिम चुनाव था 10 खंड इकाइयों के में से। अब खंड इकाई हमारी पांगी भी है, मगर हमारी पांगी का इस वक्त जिला से किसी को भी भेजना उचित नहीं है। मैं आज सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूँ। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच टीकाकरण अभियान जारी है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिला सिरमौर की बात करें तो यहाँ भी कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से चली है। वहीं टीकाकरण को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग काफी संख्या में टीका लगवाने के लिए अस्पताल पहुँच रहे हैं। गौर हो कि सरकार व जिला प्रशासन बार बार आग्रह कर रहा है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग कोविड वैक्सीनेशन का टीका जरूर लगवाएं, ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। सिरमौर जिला में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य जोरों पर है। 3 व 4 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों से विशेष तौर पर वैक्सीन लगवाने की अपील की गई है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन के इन 2 दिनों में लोग आधार कार्ड साथ लेकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन करवाने पहुंचे लोगों ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। लोगों ने इस बात पर भी खुशी जताई कि सरकार द्वारा मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन लगवाई जा रही है, ताकि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके। यहाँ अपना 2nd डोज लगवाने आया हूँ कोविड-19 का। तो यहाँ मेरे को इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और एकदम से ही वो डोज कंप्लीट कर दिए। और ये है कि यहाँ आने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले डोज भी लगवाया था तो मेरे को ऐसा कोई सिम्टम ऐसा नहीं था क्योंकि बुखार या कुछ ऐसी चीज़ आई हो। इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि सब लोग ये वैक्सीन लगाएं। हमारे भी जितने कोलीग्स और भी दोस्त और फैमिलीज हैं जिन्होंने भी लगाए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा पहला इंजेक्शन लगा आज, मैं ठीक हूँ। मेरे को अपने आप में महसूस ठीक हो रहा है भाई, ठीक हूँ मैं। वैक्सीनेशन सेंटर में तैनात डॉक्टर सुनीता ने बताया कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए। वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैक्सीनेशन भी हो रही है। 45 प्लस जिनकी भी एज है वो आइए और वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि अब 45 प्लस सबको ही वैक्सीनेशन हो रही है। आज सुबह से अभी तक 24 की वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आइए आप और वैक्सीनेशन कराइए, ये आपके फायदे के लिए ही है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।